उन्होंने बड़ा चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम। बच्चे के साथ डबल संकट है। अगर ये सारी हकीकत अपने बाप को बता देना तो बाप का और पिता का भी मनोबल टूट जाएगा कि रहने दो भाई, पढ़ो ही मत। अगर ऐसी व्यवस्था है उसे भी नहीं बता पाता, किसको बताता है? टीचर्स को। वहां पहुंचा तो नोटिस चस्पा हो गया, तकनीकी कारणों से पेपर नहीं होगा। सुबह वहाँ जमा होते हैं, मिनिस्ट्री के सामने जाकर के लोग बात करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से उनको बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स आती है और ले जाती है। ये टीचर का कोई मुद्दा नहीं है। हमें ना किसी वेंडर से कोई खास प्रेम है, ना हम किसी तरफ बायस्ड हैं कि एडिक्विटी बढ़िया कि टीसीएस बढ़िया। हमें वो नहीं चाहिए, हमें पेपर सुचारू रूप से चाहिए। उससे बड़ी शर्म की बात तब हो गई जब बच्चे को एग्जाम सेंटर के अंदर मारा गया। पापा मम्मी बाहर खड़े रहते हैं धूप में कि बच्चा पेपर देने अंदर गया है, लेकिन अगर उनको ये पता चले अंदर मेरा बच्चा सेफ नहीं है तो पानी गले से नीचे नहीं जाएगा सर उनके। आपने मान लीजिए अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया, ठीक है, आप उस सेंटर पे पहुंच गए। अब जब वहाँ पे आप एंट्री का टाइम होता है तो वो कहते हैं आपका एग्जाम सेंटर ये नहीं है, आपको दूसरा सेंटर बताया जा रहा है, ठीक है। मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाए, फिर काहे का डिजिटल इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की वायलेशन हो रही है। सिर्फ 5 बजे तक यहाँ पर प्रोटेस्ट आया था, माननीय उत्तम मेला आया था। ये इंटेंशन, और हमने पहले भी कभी, यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद ही नहीं करता। यहाँ पे टीचर्स हैं, मैं तो खैर सेफ हूँ अभी तक। किसी के पैर पे चोट लग गई है कि उस तरह से धक्का मुक्की वहाँ हुई है, किसी का बच्चा था 10 महीने का उसको दिक्कत हुई है। ये सब टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे थे, मेल टीचर्स, फीमेल टीचर्स, पूरे देश भर से अलग अलग कैटेगरी की। ये पहली बार हुआ है कि जब सब अपनी बात रख के, सोचिए समस्या कितनी बड़ी है कि सारे टीचर्स अलग अलग कैटेगरी में पढ़ाने वाले, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सब एक साथ एकजुट होकर के आए कि हम अपनी बात रखेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, जो बच्चों के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। तो अपनी बात रखने आए थे, ऐसा तो है नहीं कोई दंगा करने आए थे। तो वो बात उनकी सुनी नहीं गई, ऊपर से टीचर्स को उठा करके ले जाया गया और उनको डिटेन करने आ गया। और वो अभी कहाँ हैं? कितने सारे टीचर्स हैं हमारे जिनको छोड़ा जाना चाहिए, जिनको बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ आ गए जंतर मंतर पे, डीओपीटी मिनिस्ट्री से इधर आ गए हम अपनी बात रखने। आप सोचिए जब बच्चा साल भर तैयारी करता है और एक दिन पेपर होता है तो वो उसका परफॉर्मेंस का दिन है। तो वो परफॉर्मेंस का दिन है, माँ बाप भी सोचते हैं महीने 2 महीने पहले से, हफ्ते पहले से कि घर में टीवी भी बहुत धीमी आवाज में बात भी करते हैं, अगर बात भी होती है कि नहीं बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि पेपर है। कोई बच्चा जिसके घर में उतना माहौल नहीं है वो बेचारा लाइब्रेरी 12-12 घंटे बैठा रहता है। फिर जब वो पेपर देने जाता है वहाँ एग्जाम सेंटर में पाता है कि हाँ डीजे बज रहा है, कहीं पे भैंसें बंधी हुई हैं, क्योंकि वो एग्जाम सेंटर 4 दिन पहले तैयार हुआ है। जो कंपनी है उसको ठेका मिला, उस तरह से सुचारू रूप से वो पेपर करा नहीं रहे। हमारा किसी भी वेंडर से कोई पर्सनल मुद्दा तो है नहीं, हमें क्या लेना देना उस बात से। हमारे तो जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका पेपर टाइम पे हो जाए, हम यही चाहते हैं और ठीक से हो जाए। लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पा रही। वहाँ जो लड़कियाँ हैं, इतनी दूर दूर सेंटर है, किसी का 2100 किलोमीटर है, किसी का 500 किलोमीटर है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं, कई बार तो पता लग रहा है कि पेपर है नहीं आपका आज। तो ये इतनी सारी समस्या, अनगिनत समस्याएं हैं कि कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा, कहीं पे लाइट चली गई तो 15 मिनट तक सिस्टम ऑन नहीं हुआ। बच्चे के पास तो लिमिटेड टाइम है, वो तो नेगेटिव में चलता है, टाइम मशीन की तरह चलता है चीज़ें। बात हुई यहाँ पे, सरकार बात करती है एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचाओ और कैसे तो पढ़ाओ, जिनको माँ बाप मुश्किल से मौके देते हैं। टाइम बॉम्ब की तरह चलता है शादी का जो टाइमर है लड़कियों के लिए कि अच्छा तुम 20 की हो गई हो, 22 की हो गई हो, अब 2 साल तैयारी के देंगे, 1 साल तैयारी के देंगे, नहीं तो शादी करेंगे। अब वो इस बीच मान लीजिए कोई लड़की बहुत मेहनत से तैयारी कर रही है, वो कहाँ से, जब पेपर ही नहीं आएगा या पेपर आएगा तो ठीक से होगा नहीं, उसमें धांधलेबाजियां होंगी, दिक्कतें होंगी, तो वो कहाँ से नौकरी लेगी। तो इससे हौसला टूटता है उस व्यक्ति का भी जो आपके देश के लिए, युवा जो आपके लिए धरोहर हो सकता था, जो एक संसाधन के रूप में काम करता, उसको मौका ना दिए जाने के कारण, उसकी मेहनत के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी छोड़ दीजिए, आप वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो नौकरी का अवसर मांग रहा है और अपनी मेहनत से पेपर देकर के वो सेलेक्ट होगा इतने कॉम्पिटिशन में। कई लोग कह देते हैं तो कोचिंग वाले हैं, इनको तो अपना फायदा है इसलिए आए हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हम अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, हमारे जीवन जो है वो शांति से चल रहे हैं, लेकिन हम बच्चे से आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं। जब इन लोगों को दिक्कत होती है, जब ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैडम आपका तो जीवन बढ़िया चल रहा है, आप हमारी बात रखने नहीं आएंगे, तो हम नेता तो है नहीं कि बैठ जाएं एसी रूम्स में, हमें तो बाहर आना पड़ेगा, रोड पे खड़े होना पड़ेगा। तो हम तो इनके समर्थन में आए हैं शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात रखने कि जो समस्याएं हैं छात्रों की उन पे ध्यान दीजिए, उनको सुलझाइए। मैम ये टीसीएस और एडिक्विटी का जो विवाद है, टीसीएस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने साजिश रची थी ताकि एसएससी के एग्जाम डिस्टर्ब हो और छात्र एग्जाम ना दे पाए और वापस से टेंडर इनको मिले। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये टीचर का कोई मुद्दा नहीं है, हमें ना किसी वेंडर से कोई खास प्रेम है, ना हम किसी तरफ बायस्ड हैं कि एडिक्विटी बढ़िया कि टीसीएस बढ़िया, हमें वो नहीं चाहिए। हमें पेपर सुचारू रूप से चाहिए। जब वो टेंडर उनको सस्ते में मिला इसलिए ले लिया, 4 दिन में वो बन गए, जो आपके बूथ थे जहाँ पे एग्जाम होता है वो सेंटर्स तैयार हो गए, ये सब गलत है। टीचर को, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी को टेंडर मिला,
किसने जो है पेपर कराया, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि वो पेपर ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। वो सिस्टम ठीक से, जिसकी वो जिम्मेदारी दी गई थी पैसे के साथ वो टेंडर लेकर के, उसने वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई कि नहीं निभाई। मेरा नाम साहिल तिवारी है, मैं SSC अड्डा 24/7 पर पढ़ाता हूँ। मैं रीजनिंग का टीचर हूँ। तो अभी सर जो आप हालात तो देख ही रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग जब पढ़ाते हैं नॉर्मली और हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अच्छा, आप टीचर हैं? हाँ जी, ठीक है। हम लोग के ऑलरेडी 1 मिलियन मतलब 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो 1 करोड़ के आसपास हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। लेकिन जब होता क्या कि बच्चा एक एग्जाम देकर आया और वो आकर मुझे मैसेज करता है कि सर आज मैं एग्जाम देने गया था, वहाँ पे ना मेरा बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, कुछ लोगों को अंदर ले लिया, कुछ का पेपर नहीं दिया और हमसे जबरदस्ती साइन करा लिए। अब क्या करूँ मैं? अब मैं उसको क्या रिप्लाई कर दूँ? मेरे पास रिप्लाई नहीं होते। बच्चे का एक मैसेज आता है कि सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन उसमें सेंटर का नाम ही नहीं है। आप ये सोचिए, चलो ठीक है, अभी आपने एक पॉइंट बोला था कि TCS और एडिक्विटी ने कहा कि TCS करा रही है, मैं मान लेता हूँ। क्या TCS एडमिट कार्ड भेज रही है बच्चों को साइट पे अपलोड, वो तो वही कर रहे हैं, तो सेंटर का नाम कैसे गायब हो गया? वो TCS ने आके मिटा तो नहीं दिया ना? सेंटर जो भेजा गया वो आपने खुद डिसाइड किया होगा, वो TCS ने आके डिसाइड नहीं कर दिया कि 1200 किलोमीटर सेंटर जाएगा दूर, ये आपने खुद डिसाइड किया। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो आपने खुद डिसाइड किया। क्वेश्चन आप डिसाइड कर रहे हो कि TCS डिसाइड तो नहीं कर रही, अगर TCS ही कर रही तो फिर TCS को दे दो, है ना? आप ही कर रहे हो, तो फिर वहां पर क्वेश्चन अधूरी कैसे? वहां पर क्वेश्चन आया सर कि नीचे दी गई फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिगर है ही नहीं, क्या सॉल्व करेगा बच्चा? ऑप्शन आए उसमें हाईलाइटेड है और जो आंसर बच्चा निकाल रहा है वही आंसर निकल के आ रहा है और वो हाईलाइटेड है ऑलरेडी। आप ये सोचिए, है ना? ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स सेंटर्स हैं, कुछ शहर हैं, और जैसे दिल्ली में नहीं सर, सबसे बड़ी शर्म की बात तब हो गई जब बच्चे को एग्जाम सेंटर के अंदर मारा गया। एक बच्चा जिसको माता पिता एग्जाम तक छोड़ने आते हैं, सेंटर तक, पापा मम्मी बाहर खड़े रहते हैं धूप में कि बच्चा पेपर देने अंदर गया है, लेकिन अगर उनको ये पता चले अंदर मेरा बच्चा सेफ नहीं है तो पानी गले से नीचे नहीं जाएगा सर उनके। एक SSC की अभी अपडेट आई है, मतलब उनकी पूरी मंशा ये है कि हम एग्जाम कराएंगे। अभी जस्ट कुछ समय पहले उनका एक वैकेंसी वाला फिर से वो दिए, तो 14,582 फिर से वो वैकेंसी को रिवाइज किया। पहले शायद 14,700 था। मतलब ये चीज़ है कि इतना सब चीज़ चल रहा है, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। उनको ये चीज़ है कि आप फिर से रिवाइज कर दिए, फिर से थोड़ा लॉलीपॉप नहीं 14,000 आया, चलो फिर से सब आंदोलन बंद हो जाए। लेकिन वो बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि समस्या बहुत फाउंडेशन लेवल पर है। उसका समाधान अब सोचिए, एक बच्चा जो कश्मीर से उसको दिल्ली भेजे हैं, अब दिल्ली वाले बच्चा कश्मीर भेजने क्या से? अगर वहाँ पर जगह नहीं थी तब तो दिल्ली आया कश्मीर वाला, लेकिन दिल्ली वाला कश्मीर क्यों गया है? उसके बाद अंडमान भेज दे रहे हैं। उसके बाद एक लड़के का जैसे पता चल रहा है कि अभी आज कल पेपर है, अब वो 1 बजे रात मैसेज निकाल कर बता रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम में आपका पेपर है, तो कहीं आपका नागालैंड भेज देंगे। तो कोई तरीका नहीं, मतलब आप 1 बजे रात, आपकी ऑफिशियलिटी कुछ है कि नहीं? आप एक ऑफिशियल टाइम होता है, बच्चा कैसे तयशुदा तरीका होना चाहिए। बैठ चुके हैं, कल पेपर है, आप रात को 1 बजे वो निकाल रहे हैं, कैसे कोई बच्चा जानेगा कि वो चीज मतलब अपडेट हो रहा है? आपने मान लीजिए अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया, ठीक है, आप उस सेंटर पे पहुंच गए। अब जब वहां पे आप एंट्री का टाइम होता है तो वो कहते हैं आपका एग्जाम सेंटर ये नहीं है, आपको दूसरा सेंटर बताया जा रहा है, ठीक है। और फिर जब आप ऑन द स्पॉट फिर चेक करते हो तो एक्चुअली में आपका सेंटर चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर टाइम टू टाइम सेंटर भी चेंज कर रहे हैं, रियल टाइम सेंटर चेंज हो रहा है। अब आप बताइए, अगर आप बड़ी मुश्किल से आप आए, अब तो टाइम हो गया ना आपके, तब आप एंट्री कर रहे होगे ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका 50 किलोमीटर दूर सेंटर है दूसरा वाला, अब आप कैसे पहुंचोगे? इसका मतलब इनकी मंशा ये है कि आप एग्जाम देने ही मत आओ। रिपीट हो रहा है तो वो पता है क्या बोले? हमने बोला 24 तारीख वाला पेपर 60%, 25 को रिपीट हो रहा है। तो वो बोले ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने कहा कैसे? बोले इससे बच्चों को सरप्राइज हो गया, वो सोच के गए होंगे कि जो 24 में आए वो नहीं पढ़ना। तो हमने वही पूछ लिया। इतनी बेहूदी बने की बातें कर रहे थे वो, उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब आप मीटिंग करके आ रहे हैं और वहाँ से भी नाखुश हैं? नाखुश, बदतमीजी होके आ रहे हैं एकदम। मुझसे कह रहे हैं ऑफेंस हो रहे हैं हम, आप ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने कहा 100 रुपए आप कब्जा करके बैठते हो बच्चों से गलत सवाल पूछ के, तो कह रहे हैं मेरी जेब में नहीं जा रहा, सरकार को जाता है उससे रोड बनती है, तो और ले लो। 100 सवाल गलत पूछ के सारी रोड बना दो, सब जगह गड्ढे हैं। सर शुरुआत से बताइए, जब आप चेयरमैन के पास गए तो वहाँ तो चेयरमैन साहब का ये कहना है कि हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, आप इनसे मिलो, ये एक एक बात बता देंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल से 10, 12, 15 हज़ार बच्चे मैक्स टू मैक्स लोगे, फिर आ गए 30,000, 50,000 बच्चे इफेक्ट हुए, बाकी सबका पेपर बढ़िया हुआ है, सब सही चल रहा है। आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं? हमने कहा आपके इन्विजिलेटर जो है रील बना रहे हैं। बोले तो क्या मैं घर जाके इन्विजिलेटर चेक करूं? ये उनके सब थे। कुल मिला के उनकी दृष्टि में सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
और वो कह रहे आप लोग आवाज उठाते हो, हमारी तारीफ करो वीडियो में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप सोचिए ये कितना इलॉजिकल लॉजिक है। मुझे बोले मैंने भी इंजीनियरिंग की है, बोले मैंने इंजीनियरिंग की है तो हम लोग के मोटर आ जाती थी तो हम पर मोटर नहीं पढ़ के जाते थे, हमने इसीलिए पेपर रिपीट करा ताकि एक दिन पहले का बच्चा पढ़ के ना जाए पेपर। वहाँ पे रखी हर एक बात वहाँ पे रखी कि भाई एडिक्यूटी क्यों है। उन्होंने कहा सरकारी प्रोसेस है, एक रिगरस प्रोसेस है जिसमें एसएससी का कोई रोल नहीं है, हमारा एडिक्यूटी को रखने में कोई रोल नहीं है, साफ उन्होंने कहा। और एडिक्यूटी बढ़िया एग्जाम करा रही है उनकी नजर में। अच्छा, हाँ, कह रहे वो हर दिन सुधार रही है। मैंने कहा इससे हर साल बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है। ये सब बातें उनको कहीं तो मतलब किसी भी बात लेने के लिए वो तैयार नहीं है, जवाबदेही तय नहीं हुई है। उनको तो गलत ही नहीं लग रहा है। आप सोचिए 70% वाली बात पे कितना गलत बोल रहे हैं, ये कोई जवाब है देने वाले। और शिक्षकों को आपको पता होगा बस में बिठा के घुमाया जा रहा है। दिल्ली में सेंटर चेंज हुए हैं, इधर उधर हुए, उस पर क्या कहना है उनका? हाँ, उनका ये कहना है, हमने बोला कि आप 5 ये ले लो तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी तो 10 दिन पहले बता देते हैं। और पता अपना एग्जाम्पल क्या करें बाबूजी, मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाएं, फिर काहे का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए हो। वही रिपीटेड क्वेश्चन थे और जो एआई वाले इन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि एआई से पेपर बनवा रहे हैं, उस पर उन्होंने बड़ा चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जन पेपर है, ये सब थे, एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ। कैसे बोले वो अनटच है, उसको किसी ने टच नहीं किया है, क्वेश्चन को बिना टच किए बन गया। मैंने कहा एक एक पेपर में 5-5 सवाल गलत हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक एक पेपर में 10-10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम में आएगा। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चे को नहीं पता कि 12th बेस्ड है और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड है, एनसीईआरटी पूछेंगे तो बोले लिख देंगे, ये इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतना सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान हैं या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस बात से नहीं है, वो मजे में है पूरे। हमने कहा इन्विजिलेटर आप ऐसे ही रख ले रहे हो, बोले फिर कैसे रखें, चेक करने जाएं कि इन्विजिलेटर क्या करता था पहले, नहीं करता था। तो कुल मिला के सारे जवाब उलूल जुलूल थे। अब टीचर्स का आगे क्या प्लान है, अब आगे क्या करें? बस सब टीचर धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं, यहीं बैठेंगे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। सुबह तक डीओपीटी बहुत नॉर्मल था, बात कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वो अचानक उनको इतनी पिन लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेंगे, ईगो पे ले ली बात, वरना उससे पहले मिलने को तैयार थे। मैथ्स पढ़ाता हूँ। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम शुभम मलिक है। देखिए सर, आज जब सुबह हम आए थे किसी प्राइवेट वेंडर के खिलाफ लड़ने नहीं आए थे। आप डीओपीटी में जब प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पर? वहाँ मुद्दा प्राइवेट वेंडर नहीं था सर। सर ये ऐसी व्यवस्था है जिसने 10 साल में न जाने कितने होनहार बच्चों को इस तरीके से कुचल दिया कि वो आज सिर्फ अपनी किस्मत का नाम लेकर कर्रा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ सर, एसएससी इस देश का एकमात्र कमीशन है जिसको ये तक नहीं पता लगा कि पेपर में पूछना क्या है। आप इसके एग्जाम पैटर्न की बात करिए, इसके एग्जाम पैटर्न में सर 2014 के अंदर, इसके एग्जाम पैटर्न में 2014 के अंदर पेपर का पैटर्न क्या था? 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 मैथ, 50 जीएस, 50 इंग्लिश। सर 2015 में पेपर का पैटर्न अचानक चेंज किया गया, कहा गया अब से 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीएस, 25 इंग्लिश आएंगे। 200 की जगह सवाल हो गए सर 100। कोई बात नहीं, 2 घंटे से टाइम घटा के एग्जाम का कर दिया गया 1 घंटा 15 मिनट। कोई बात नहीं, हमने पूछा अब तो नहीं बदलेगा, बोला नहीं बदलेगा। सर 2016 आते ही फिर एसएससी का नोटिस आया कि थोड़ा और बदलाव है, जो 1 घंटा 15 मिनट का टाइम था उसे 1 घंटा कर रहे हैं। हमने पूछा अब तो नहीं बदलेगा, फिक्स है ना? बोला हाँ फिक्स है, नहीं बदलेगा। 2017 में फिर नोटिस आया सर कि ऐसा कर लेते हैं, एक छोटा सा बदलाव और है, नॉर्मलाइजेशन होगा अब हर शिफ्ट का। हमने कहा चलो ठीक है, अब तो नहीं बदलेगा, बोला नहीं अब नहीं बदलेगा। 2018 में फिर एक नोटिस आया और कहा कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा सर, जिसमें एस्से लेटर लिखना होगा, एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड कर दिया। बच्चे को लगा चलो कोई बात नहीं, ये भी भुगत लेता हूं। 2018 में पूछा सर अब तो नहीं बदलेगा। 2019 में फिर नोटिस जारी कर दिया सर कि ऐसा कर लेते हैं, प्री तो रहेगा, क्वालिफाइंग मेंस में अब मैथ और इंग्लिश का पेपर नहीं होगा, चारों सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। एक बच्चा कोचिंग लेता है, उसी की तैयारी करता है, झटके से एग्जाम पैटर्न चेंज। यहां तक बात फिर भी झेल ले जाए सर, आपने वेंडर चेंज किया, आपने 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया, एसएससी सरकार चुप रही।
वो बच्चा चला गया 500 किलोमीटर, वहां पहुंचा तो नोटिस चस्पा हो गया, तकनीकी कारणों से पेपर नहीं होगा। उसने पूछा भाई क्यों नहीं होगा, तो वीडियो निकल के आई, एक प्राइवेट आदमी सर्वेंडर धमका रहा है कि तुझ पे एफआईआर कर दूंगा। किस कानून के तहत? क्योंकि इस देश में कानून है कि अगर बच्चे पर एफआईआर होगी तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। क्या वो ब्लैकमेल नहीं था सर? फिर यहां तक भी बात रुकी नहीं सर, जब इससे आगे चीजें बढ़ी तो बच्चा कह रहा है वहां माउस नहीं है सर। आप ये सोचिए कि मैं पेपर कर रहा हूं सर, 60 मिनट का पेपर है, पेपर शुरू हो गया, मैंने अपना पेपर करना शुरू किया, मेरी रफ सीट खत्म हो गई सर। बच्चा रफ सीट मांग रहा है, बोला नहीं देंगे। अब जब बच्चे को रफ सीट मांगने के लिए लड़े तो पेपर का टाइम जा रहा है, नुकसान उसका, और रफ सीट ना मिले तब भी नुकसान उसका, बच्चा गिर गया। यहाँ तक भी बात चली सर। हमने सोचा आज टीचर्स हैं, बच्चा तो नादान होता है, आइए एक बार सरकार से सम्मानित तरीके से, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चाएं की है, तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री परीक्षाओं को लेकर संवेदनशील है। तो हमने सोचा कि आइए एक मुलाकात कर लेते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से। सर आज सुबह आए, कौन टीचर है हम सर जो पढ़ाते हैं क्लास में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 इस देश में पीसफुली किसी भी सड़क पर किसी को एकत्रित होने की और अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। सर सबसे पहले हमको ही घसीट के बस में डाला, अब क्लास में कैसे जाके पढ़ाऊं? क्या आर्टिकल नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता अपनी बात रख सकते हैं, और 19 कहता है कि पीसफुली खड़े होकर रख सकते हैं। ना तो 19 दिखा ना 14 दिखा, बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे हम? सर इतना ही बात नहीं है, बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, ये हम बताएंगे क्या इतनी बड़ी सरकार को कि वेंडर कैसे चुने जाते हैं? ये ग्राम पंचायत की सड़क बन रही है क्या कि मेरा घर नीचे में आ जाएगा, थोड़ी सी नीचे रखना से? बड़ी सरकार चीज होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को संभालती है, एक वेंडर नहीं चुना जा रहा। इससे भी बड़ा खेल समझो सर, 2024 मेंस में जितने सवाल सही आए उससे ज्यादा गलत आ गए। चलो गलत आ गए, उसकी प्रक्रिया जानते हो आप सर क्या है? अगर सवाल गलत है और एसएससी को बताना है तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब गलत सवाल आ गया, आपको एसएससी को कहना है देखो साहब आपका सवाल है गलत, हर सवाल के 100 रुपए। अगर 5 सवाल गलत है तो 500 रुपए में आप सिर्फ ये बता पाएंगे कि सवाल गलत था। और आप बता रहे हैं 24 सवाल गलत आए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसका भरोसा नहीं है, वो माना भी जाएगा गलत के नहीं। 500 तो अब तक दे दिए सिर्फ बताने के। बच्चा सर ये कौन सा बच्चा है सर? ये अगर करोड़पति होता ना सर तो ये सरकारी नौकरी नहीं ढूंढता सर, ये ग्रुप डी की नौकरी नहीं करता सर। ये बच्चा अपने बाप के सपनों को लेके आया है। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ सर, एक दिन आप मेरी जगह आगे खड़े हो जाइए बोर्ड पे, इस बच्चे के साथ डबल संकट है। अगर ये सारी हकीकत अपने बाप को बता देना तो बाप का और पिता का भी मनोबल टूट जाएगा कि रहने दो भाई पढ़ो ही मत, अगर ऐसी व्यवस्था है। उसे भी नहीं बता पाता, किसको बताता है? टीचर्स को। सर मनोबल टूट रहा है सर इस बार पेपर आउट तो नहीं होगा सर जिस तरह का हो रहा है मेरा हो जाएगा सर। तो सुनता कौन है इनकी समस्याएं? हम। यही तो सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे सर, कोई प्रोटेस्ट की कॉल थी नहीं, सिर्फ एक डेलीगेशन मीटिंग करना चाहता था 3-4 लोगों का, वो भी अलाउ नहीं किया। को भी समझ आ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप 5 बजे के बाद यहाँ बैठ नहीं सकते, यानी आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, चाहे आपके साथ समस्या कितनी भी बड़ी हो, रात में हुई हो। और हम भी ये नहीं चाहते, हम सब शिक्षकों का ध्येय कभी राजनीति करना नहीं है, खुद को चमकाना नहीं है, ये सब हम कभी नहीं सोचते। हमारा ध्येय यही है कि भाई आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करें। अब अगर आज ये प्रशासन ये कह रहा है कि हम आपकी 2 दिन के अंदर डीओपीटी मिनिस्टर से मीटिंग करा देंगे, जो आपकी समस्या है उनका समाधान करा देंगे, तो हम भरोसा ही कर सकते हैं। हर तरफ से हमें बांध दिया है कि आप यहाँ बैठोगे तो छात्रों पे लाठी चार्ज हो जाएगी, कल को बच्चे को एग्जाम देना है, सीजीएल का एग्जाम देना है। ये हमारा इंटेंशन नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की क्षति पहुंचे, कि हम किसी भी आंदोलन को एक तो राजनीतिक नहीं बनाना चाहते कि हाय हाय और फलाना ढिमका। हमें सीधे सीधे रास्ते से सरकार से बात करके अपने खराब और फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, जो सिस्टम ने खराब कर रखा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ 500 बच्चा आके बैठा है और कोई छुटभैया नेता आए और हाय हाय करके पब्लिसिटी ये इंटेंशन। और हमने पहले भी कभी, यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद ही नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के नहीं खाने पड़ते। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। ये सब अनपढ़ हैं।
आज सोचिए, हम शिक्षकों की औकात है कि जो 700 लोग बिठा दिए, विपक्ष की तो इतनी भी औकात नहीं है कि ये 700 लोगों का कोई आंदोलन कर सके। तो इस देश को केवल सरकार या जो सरकार चला रहे लोगों ने नहीं बर्बाद किया, विपक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ है।